मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपसे रोज़ बात करता हूँ कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति की जन्म कुंडली के बारे में। आज आपके सामने जो कुंडली दिख रही है वह स्वर्गीय चार्ली चैपलिन की कुंडली है। मेरे ख्याल से आज के दिन भी इनकी लोकप्रियता में कोई ह्रास नहीं हुआ है, क्योंकि हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। बोलकर हंसाना महत्वपूर्ण है, रोते को हंसाना उससे भी महत्वपूर्ण है, और बिना कुछ बोले रोते जागते सोते व्यक्ति को हंसा देना तो मुझे लगता है कि प्रभु के द्वारा दिया गया कोई उदार वरदान ही है। और यह वरदान मिला था चार्ली चैपलिन को। इनके जिह्वा मूक होती थी, लेकिन इनका अंग अंग बोलता था। इनकी आंखें बोलती थी, इनकी नासिका बोलती थी, इनके चेहरे बोलते थे, इनकी भाव भंगिमा बोलती थी, इनके कंधे बोलते थे, इनके पैर बोलते थे, इनके हाथ बोलते थे। और बिना बोले भावों का ऐसा संप्रेषण आज तक देखने को नहीं मिला है। इसीलिए यह कुंडली विशिष्ट है, और इस विशिष्ट कुंडली के जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करने वाले हैं। इनकी कुंडली पे नज़र डालिए। आपके सामने स्क्रीन पे कुंडली है। ऊपर जो कुंडली है वह लग्न कुंडली है, नीचे जो कुंडली है वह नवांश की कुंडली है। इनका तुला लग्न है, लग्न में चंद्रमा बैठा है, तीसरे भाव में बृहस्पति बैठा है स्वग्रही होके, और इनके सप्तम भाव में शुक्र है, मंगल है और सूर्य है। और सूर्य मेष राशि का है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका जन्म वैशाख का है, और वैशाख में जो सूर्य होता है वह अश्वनी, भरणी और कृतिका से होकर गुजरता है। इनका सूर्य अश्वनी नक्षत्र में था, जिसका स्वामी केतु होता है। इनका चंद्रमा भी स्वाति नक्षत्र में है, जिसका स्वामी राहु होता है। इनका लग्न भी स्वाति नक्षत्र में है, जिसका स्वामी राहु होता है। प्रथम दृष्टया जिसके तीनों लग्न के स्वामी राहु केतु हों, उनके जीवन का जो प्रारंभिक अंश है उसकी परिकल्पना की सकती है, उसकी कल्पना की जा सकती है। बहुत ही अभाव में, घोर दारिद्र्य में, पोवर्टी की वह एक पराकाष्ठा कही जा सकती है। देख यह काला कलूटा नर पारवी हाल है, अस्थि पंजर शेष केवल दीनहीन कृष कंगाल है, देह पर पत्ते नहीं, वक्र हाथों की उंगलियां, घाव से दुर्गंध आती है, भिन्न भिन्नाती मक्खियां। कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी, लेकिन उन परिस्थितियों से निकलकर चार्ली चैपलिन न केवल बाहर आए, पाताल से न केवल धरातल पर आए, बल्कि इन्होंने आकाश में लंबी छलांग लगाई। मैंने अभी अभी कहा कि इन्होंने बगैर कोई शब्द कहे, बगैर कोई जिह्वा खोले, इन्होंने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। वाणी का प्रतीक है बुद्ध, बोली का प्रतीक है बुद्ध, आवाज़ का प्रतीक है बुद्ध। बुद्ध इनकी कुंडली में नीच का है। इनको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी? इनके लग्न का जो स्वामी है वह शुक्र है, और शुक्र पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखता है। देखिए जरा, सप्तम हाउस में सूर्य है, मंगल है, शुक्र है। शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख रहा है लग्न भाव को। ये तो जन्मजात ही अभिनेता थे। अभिनय इनके रुधिर में रचा बसा हुआ है। इनके कन कन में, इनके अंग अंग में वह अभिनव था, और वह अभिनय भी कैसा? लोगों को हंसा देने वाला, रुलाने वाला नहीं, हंसा देने वाला।
अच्छा, हंसाना भी कैसे? तो दारिद्र की अवस्था में, मुश्किल की अवस्था में, परेशानी की अवस्था में, त्रासदी की अवस्था में कुछ ऐसे आचरण जिससे हंसी आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति शेर के पिंजड़े में अनायास अकस्मात फंस गया है और उस समय उसकी जो 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 नैसर्गिक जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया से वो हंसा देते थे। परिस्थिति दारुण है, परिस्थिति कठिन है, शेर के पिंजड़े में पड़ा है, लेकिन अपने एक्शन से वो हंसा रहा है आपको। ऐसे अद्भुत स्वामी अभिनय के थे चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन का अभिनय, उनका शुक्र उनको इस स्तर का अभिनेता बनाता है। केवल इतना ही नहीं, इनमें एक विद्युत योग नामक एक योग है, वह इनको महान बनाता है। और उस योग के परिणाम को यही लिखा गया है कि वह किसी फील्ड का राजा ही होगा। क्या है वह विद्युत योग? आइए देखते हैं। 11th हाउस क्या है इनका? 11th हाउस सिंह राशि है। कहते हैं कि 11th हाउस का 11वें घर का स्वामी उच्च का हो। उच्च का है सूर्य। 11th हाउस सिंह राशि, उसका स्वामी सूर्य, वह उच्च का है। उसको साथ मिल जाए शुक्र का, साथ मिल गया शुक्र का, और उसके बाद वह दोनों केंद्र में होना चाहिए। यही है विद्युत योग होने की शर्त। फिर एक बार ध्यान से सुनिए। विद्युत योग के बारे में मैं बता रहा हूँ जो चार्ली चैपलिन की कुंडली में बन रही है। कैसे बनती है? 11वें भाव के स्वामी पर नज़र डालिए। उसका स्वामी उच्च का होना चाहिए। उसके बाद उसको, किसको? 11वें भाव के स्वामी को शुक्र का साथ मिल जाए। और फिर दोनों, कौन दोनों? 11वें भाव का स्वामी और शुक्र, जिसमें 11वें भाव का स्वामी उच्च का है, उसको सूर्य का साथ मिला हुआ है और वह केंद्र में है, तो विद्युत नामक योग बनता है। कहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी भी फील्ड में हो, ही विल बी किंग और ही विल बी लाइक ए किंग, वह राजा ही होगा। तो अभिनय का तो जादूगर था, इसे राजा ही कहना चाहिए। हास्य का, कॉमेडी का, यह आज तक का निर्विवाद राजा है। इनकी कुछ कुछ परिस्थितियां तो लगभग सब कोई जानते हैं। जब अष्टम का शुक्र या अष्टम का स्वामी, जब वो खास करके वह शुक्र हो, वह सप्तम में आके बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कामुक होता है, बहुत कामुक होता है, और उसके बहुत सारे स्त्रियों से संबंध होते हैं, और वह बहु विवाह करता है, बहुत सारा विवाह करता है। और विवाह भी कुछ ऐसा जो असाधारण जैसा होता है, वह सामान्य नहीं होता, वह कुछ अलग तरीके का विवाह होता है। इन्होंने जिन जिन से शादी की वो सब वैसे सारी अभिनेत्रियां थीं, लेकिन एक में और इनके उम्र में तो 36 वर्ष का अंतर था। और वह मामला इतना तूल पकड़ा कि इनको अमेरिका से एग्जाइल कर दिया गया। फिर ये जाके स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ बस गए। कहते हैं कि जो लोलिता किताब लिखी गई, उस किताब की जो प्रेरणा है वो यही घटना है। लोलिता को लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था उस बुक को। उस बुक में भी यही है कि एक वृद्ध आदमी है और एक छोटी सी कन्या है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ ऐसा ही 36 वर्ष का अंतर साधारण अंतर नहीं होता। जब इनकी वर्ष 53 वर्ष थी तो इनसे 36 वर्ष छोटी थी, और उनका नाम शायद ओना नील करके था। उनका नाम ओना नील था। इनकी जो पहली पत्नी थी वो माइल्ड्रेड हैरिस थी। उनका देहांत हो गया, उससे इनको एक बच्चा भी था। दूसरी थी जो लीटा, उनका नाम था, और लीटा ग्रे। लीटा ग्रे के बारे में तो एक किंवदंती है कि उस समय में तलाक के लिए इनको बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी थी।
उसके बाद एक गॉड्रेड से इन्होंने विवाह किया, और अल्टीमेटली जो ओना नील जो इनसे 36 वर्ष छोटी थी, ऐसा लगता था कि यह भी तलाक हो जाएगा, लेकिन वह तलाक नहीं हुआ, वह अंत तक नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? आप देखिए, शुक्र अष्टमेश होकर सप्तम भाव में है, और वहाँ पे कौन कौन ग्रह हैं जरा देखिए। वहाँ मंगल है, वहाँ सूर्य है, और वहाँ शुक्र है सप्तम भाव में, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। इसीलिए ये जो अंतिम वाला जो विवाह था वो चला, या इनको स्त्री का संग मिला। बृहस्पति की दृष्टि यदि वहाँ नहीं होती तो इनका विवाह ही नहीं होता, या विवाह होता और शीघ्र टूट जाता। लेकिन बृहस्पति का काम है स्थितियों को थोड़ा सुधार कर देना, विपरीत परिस्थितियों को थोड़ा परिमार्जित कर देना। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सप्तम घर पे थी, और उससे इनका विवाह कुछ दिनों तक चला, और विवाद के बावजूद भी इनका जो अंतिम विवाह था वो अंतिम समय तक चला। इनकी कुंडली में एक और योग है, वह योग है मृदंग योग। मृदंग योग में जब दो ग्रह स्वग्रही या उच्च के केंद्र या त्रिकोण में हो जाएं तो मृदंग नामक योग होता है। इनकी कुंडली में देखिए, मंगल और सूर्य, मंगल उच्च का है, सूर्य स्वग्रही है, केंद्र में है, तो मृदंग योग हो गया। यह भौतिक संसाधनों के लिए, यश के लिए, कृति के लिए, गान के लिए एक अच्छा योग माना जाता है। इनकी कुंडली में यदि आप धन योग की बात करें तो धन योग तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि आय का भाव 11वां भाव होता है, और दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है। और इन दोनों का यदि मणिकांचन संयोग हो जाए तो व्यक्ति के पास अकूत धन संपदा होती है। चेक कीजिए जरा। दूसरे भाव का स्वामी मंगल है, क्योंकि वहाँ वृश्चिक राशि है, और जो 11वां भाव है उसका सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य है। सूर्य और मंगल का संयोग आपको दिखता है, ऐसे वैसे तरीके से नहीं, एक उच्च का है, एक स्वग्रही है, और दोनों पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखते हैं। अकूत धन संपदा तो इनको थी ही। मैं फिर दोहराता हूँ, संपदा को देखने के लिए दूसरा भाव और 11वां भाव के स्वामी को देखिए, दोनों एक साथ बैठ जाएं इतना ही काफ़ी है। दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंध कर लें इतना ही काफ़ी है। लेकिन चार्ली चैपलिन की कुंडली में दोनों ग्रहों में से एक उच्च का है, एक स्वग्रही है, और दोनों लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो अकूत धन संपदा का योग बना। उस समय में सबसे इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे अधिक धन राशि लेने वाले चार्ली चैपलिन थे। चार्ली चैपलिन वैसे तो सबको हंसाते थे, उनका काम हंसाना था, रोते रोते लोग को हंसा देना था। हंसते हंसते लोग पेट पकड़ के बैठ जाते थे। आज के दिन भी आप फेसबुक पर कभी कभी वीडियो आती है, मैं देखता हूँ तो मैं आधे घंटे तक हंसता रहता हूँ, सोच सोच कर हंसता रहता हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप मेरी बातों को स्वीकार करेंगे, मेरी बातों को संतुष्ट करेंगे आप। लेकिन इनका निजी जीवन उतना सुहावना नहीं था। इनका वैवाहिक जीवन पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, इसमें बहुत सारे विवाद, बहुत सारे कष्ट, और उन कष्टों के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति कैसे हंसा लेता था, यह भी काबिले तारीफ है। तो आज के दिन एक निज भंग भी राजयोग है, जो बुद्ध का जो निजत्व है वो भंग होता है। तो आज के दिन हम बात समाप्त करते हैं चार्ली चैपलिन की कुंडली से। यह कुंडली विश्लेषण आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूँगा। आपको प्रणाम, आपको नमस्ते।